All right, hi everyone. Good evening. Yeah, hi Pratyasha. Hi Sahil. Good evening Tanmay. Good evening Sairam. Hi Pratmesh. Good evening Rudra. Good evening Anusha. Yeah, hi Kartikeya. बोलो गुरुदेव. मुझे बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर चेंज और बॉन्ड लेंथ बॉन्ड सेट में क्यों ये चेंज है? नहीं, तुम्हारी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो गई. दोबारा बोलो. हेलो सर. हाँ, आई अभी आवाज. सर ये बॉन्ड ऑर्डर चेंज होने से बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ में क्यों चेंज होता है? अरे अपन ने बात किया था ना मल्टीप्लिसिटी के बारे में. सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, राइट. इनमें कैसा रहता है, ये सिग्मा रहता है, एक सिग्मा और पाई रहता है, तो इनमें बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी रहेगी? इसकी ज्यादा रहेगी, बॉन्ड लेंथ कम रहेगी. तो ये जो बॉन्ड ऑर्डर है वो ये बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी तो बताता है कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, या इनके बीच में है. हाँ, बॉन्ड ऑर्डर, सर बॉन्ड बट स्ट्रेंथ. जब हम एवरेज नहीं मतलब जो रेजोनेटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं उससे चेंज नहीं आना चाहिए ना? वो तो मतलब अलग अलग कंपाउंड अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं ना. नहीं, तो वही तो था ना रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट ही, कि अलग अलग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं. जो एग्जिस्ट कर रहा है वो हाइब्रिड ही एग्जिस्ट कर रहा है. जैसे ये, ये सर एक ही स्ट्रक्चर एक्सेप्ट कर रहे हैं ना? हाँ, जैसे ये ClO4 माइनस है, तो ये चारों ही स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं. एग्जिस्ट क्या कर रहा है? जो इनका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है जिसमें इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है. तो उसकी वजह से बॉन्ड लेंथ पे, बॉन्ड स्ट्रेंथ पे फर्क पड़ा ना. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टूड. सर तो ये एक्सपेरिमेंटली निकाला है ये हम्म. प्रॉपर्टी? हम्म. अच्छा ओके सर. वही, समझ जैसे गया. ये सारे कंपाउंड्स हैं, इसमें सब में क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड्स का एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस करा तो पता पड़ा कि ClO माइनस में सबसे लॉन्गर बॉन्ड आ रहा है एज कम्पेयर टू ClO2 में, एज कम्पेयर टू ClO3 माइनस में, एज कम्पेयर टू ClO4 माइनस में. ये सब एक्सपेरिमेंटली वैलिडेटेड भी है. ओके सर. थैंक यू. ऑलराइट. हाँ, क्या कह रहे हो सुमित? Viscosity was frictional force between the layers of liquid molecule, ना fluid molecules. मतलब हम लोगों ने लास्ट क्लास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब डिस्कस कर रहे थे, तब यहाँ पर हम लोगों ने इनकी एप्लीकेशंस में देखा था ना, कि यहाँ पर आप नोटिस करोगे जैसे ये बहुत सारे OH ग्रुप्स हैं इसमें, तो ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल होगा या और मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बन रहे होंगे ना, जिसकी वजह से फ्रिक्शन ज्यादा आएगा. ठीक है. विस्कोसिटी निकालते कैसे हैं? विस्कोसिटी निकालने के एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स होती हैं. इनफैक्ट आप लोगों को शायद फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स में रहेगा भी सही विस्कोसिटी निकालने का तरीका. मतलब लाइक यू अलाउ द लिक्विड टू फ्लो, आप उसका फ्लो, उसकी स्पीड नोटिस करते हो और उससे आपको पता पड़ता है कि विस्कोसिटी कितनी होगी, लाइक कितना डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रैवल कर रहा है. ठीक है. होता ही एक्सपेरिमेंट, आप लोग वो कराएंगे ये वाला विस्कोसिटी वाला, काफी कॉमन सा एक्सपेरिमेंट होता है ये. ऑलराइट. ठीक है. ये वाला फोर्थ वाला, इसमें तो अपन ने यही डिस्कस किया था ना कि लाइक एसिटिक एसिड बेंजीन में डिसॉल्व हो जाता है किस तरीके से, डाइमर बना के. तो वो डाइमर कैसे बना रहा है? उसके दो यूनिट्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डेड है. ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो पोलर वाला पार्ट है एसिटिक एसिड का, इसको बेंजीन के साथ में इंटरेक्ट करना पसंद नहीं है.
ये पोलर है तो उसको पोलर के साथ में इंटरेक्ट करना पसंद है, तो इसको मिल गया दूसरा एसिटिक एसिड का पोलर एंड, तो उसके साथ में इसने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लिए। बस इतना सही था। बोलो साहिल। सर वो मॉलिक्यूल्स में विस्कोसिटी किसका ज्यादा रहेगा किसका कम, वो सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड्स पे डिपेंड करता है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर नहीं डिपेंड करता, बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्लेज अ क्रूशियल रोल। तो सर हमें अगर फाइंड करना रहेगा तो हम लोग सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड्स देखेंगे ना? हाँ मतलब देखो, मैंने इसीलिए आप लोगों को लास्ट टाइम भी यही बोला था कि जब हम लोग यहाँ पर ये टॉपिक का डिस्कशन कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज इन्फ्लुएंस्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट? तो प्रॉपर्टीज के खुद के फैक्टर्स होते हैं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, आप बोलोगे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, इथेनॉल का कम है, तो उसका क्या कारण है? तो उसके इंडिविजुअल फैक्टर्स रहेंगे, बट यहाँ पे मैंने कैसे बताया कि जहाँ पर लाइक एज पर द नॉर्मल ट्रेंड, लाइक मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए था, वैसा ट्रेंड ऑब्जर्व होना था, वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्लेड अ रोल एंड इट इन्फ्लुएंस्ड दैट प्रॉपर्टी। एंड वैसे ही एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पर दिखाए, ठीक है? तो उसी तरीके से यहाँ पर भी मैंने विस्कोसिटी वाला एक ऐसा एग्जांपल दिखाया जहाँ पर यू हैव लाइक सिमिलर नेचर के कंपाउंड्स, लाइक मिथेनॉल, ग्लाइकॉल, ग्लिसरॉल, इनके कंपाउंड्स आप देख रहे हो, तो ये किस नेचर के दिख रहे हैं? सिमिलर नेचर के दिख रहे हैं। लाइक यू हैव हाइड्रोकार्बन और उसके ऊपर OH फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसमें व्हाट वी सी इज दैट इंक्रीजिंग ऑफ दैट OH फंक्शनल ग्रुप इंक्रीजेस द हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट, व्हिच इंक्रीजेस द विस्कोसिटी। इस तरीके से हमने कुछ प्रॉपर्टीज पर इसका इम्पैक्ट देखा था, ठीक है? सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस नेक्स्ट टॉपिक। सो इफ यू रिमेम्बर, जब हम लोग लास्ट क्लास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट कर रहे थे, उसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग मिसलेनियस बॉन्डिंग वाले सेक्शन में चल रहे हैं, तो हम लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पार्ट कवर कर लिया था, एंड इसके ऊपर होमवर्क भी मैंने आप लोगों को दिया था। आई होप आप लोगों ने वो होमवर्क ट्राई भी करा है। हाँ हाँ तन्मय, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बिकॉज FH के अंदर आइडेंटिकल डिस्टेंस रहता है दोनों के बीच में। हाँ, क्या कह रहे हो यश? डायमर इज वर्किंग सिमिलर टू माइसेल। माइसेल में उल्टा रहता है, लाइक नॉन पोलर पार्ट्स आपस में कंबाइन करते हैं, कंबाइन नहीं करते, बेसिकली अट्रैक्ट करते हैं वंडर वॉल्स फोर्सेस यूज करके। ऑलराइट, सो अब हम लोग आज फोकस करेंगे इन बचे हुए मिसलेनियस बॉन्ड्स के ऊपर, ठीक है? सो इनको आज अपन टारगेट करके कंप्लीट करेंगे। तो एक बार शुरू करते हैं वंडरवॉल फोर्सेस से, राइट? सो ये वंडरवॉल फोर्सेस क्या होते हैं? दीज आर फोर्सेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन atoms or molecules or ions that are short ranged. Now, to in fact grasp or better grasp the concept of van der Waals forces, यहाँ पर आप ध्यान से सुनना। आर्गन या फिर से हाइड्रोजन गैस, राइट? This can be liquefied or in fact can be solidified, है कि नहीं? नाउ अगर आर्गन गैस के बारे में चलो मैं बात करूं, इसको मैं लिक्विफाई कर सकता हूँ, सॉलिडिफाई कर सकता हूँ, तो व्हाट इज इट दैट कीप्स द आर्गन के एटम्स बाउंड टू ईच अदर इन लिक्विड और इन सॉलिड स्टेट? इनके आर्गन आर्गन के एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड तो बनता नहीं है, राइट? देयर आर सर्टेन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, राइट? हम लोगों ने गैसियस स्टेट में यही पढ़ा था that there exist certain intermolecular forces. Now those intermolecular forces are what we are going to discuss now, are called as van der Waals forces. So there are these set of forces which exist between molecules. Okay, they are not like ionic bond or covalent bond.
they are much weaker than regular ionic bonds or covalent bonds. However, they are again strong enough to influence certain properties. They are strong enough to influence, in fact, many physical as well as chemical properties. So यहाँ पर आप नोटिस करना इनके वॉन डर वाल फोर्सेस के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स रहेंगे. So यहाँ पर there exists certain force between atoms, molecules और ions that are short ranged. ठीक है, short ranged का मतलब क्या हो गया? They are effective only when the involved atoms are very close to each other. ठीक है, so even जब आपको आर्गन को लिक्विफाई करना है, राइट, सो इसके पीछे की कंडीशन क्या है? दैट आपको टेम्परेचर बहुत कम करना पड़ता है. टेम्परेचर कम करना पड़ता है, प्रेशर बढ़ाना पड़ता है, सो दैट these atoms they come very close to each other. and इनकी टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा? इनकी स्पीड्स भी कम होगी, तो आपस में they will be closer as well as they will get a chance to interact with each other. And when they are close to each other, that is when these van der Waals forces are going to be sufficient or are going to be capable of binding the atoms together. Okay. And of course, as I said, that these are much weaker as compared to regular covalent bonds or ionic bonds. Now, van der Waals forces is a general word. इसमें भी कुछ टाइप्स रहेंगे. तो यहाँ पर हम लोग बेस्ड अपॉन किनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, लाइक विच स्पीशीज, लाइक एटम और एटम के बीच में हो रहा है, एटम और आयन के बीच में हो रहा है, लाइक किस टाइप का इंटरेक्शन हो रहा है. वी हैव द फॉलोइंग कैटेगरीज और टाइप्स ऑफ van der Waals फोर्सेस. एंड यहाँ पर आप नोटिस करना, दे आर इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ. ठीक है. सबसे पहला यहाँ पर नोटिस करना, we come across ion dipole interaction. Now you remember what a dipole is, right? So यहाँ पर water molecule, which is a polar molecule, it has a dipole. There is a partial negative side, there is a partial positive side to it. Now इन दोनों के बीच के जो interaction है उसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? Ion dipole interaction. ठीक है, सिंपल सा है. As per the name itself, you can figure out, quite easy to grasp. अब next notice करना, you have ion induced dipole. ठीक है, ध्यान से यहाँ पे सुनना. So one part of the interaction is an ion and the other is what we call as induced dipole. Now what is induced dipole? Induced dipole is also called as temporary dipole or instantaneous dipole. ठीक है, ये इसके synonyms है. आपने याद हो तो पहले पढ़ा था क्वेश्चन करते वक्त कि परमानेंट डायपोल मोमेंट किस मॉलिक्यूल में है. तो यहाँ पर अब टेम्पररी डायपोल मोमेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. So this induced dipole is something which we see in a non-polar molecule. तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे, let's say क्लोरीन, ठीक है, Cl2 मॉलिक्यूल जो है, Cl2 मॉलिक्यूल कैसा रहेगा? नॉन पोलर रहेगा, बिकॉज इसमें दोनों सेम क्लोरीन एटम्स है. नाउ अब इसमें कैसा रहता है? ये क्लोरीन एटम की जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, राइट, ये जो क्लोरीन मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, दे विल बी सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द nuclei of chlorine atoms, and that is what the non-polar molecule is. But जब Na plus comes closer to this Cl molecule, ठीक है, so this happens when Na plus comes closer to Cl2 molecule. तो अब ये क्या करेगा? ये जो पॉजिटिव आयन है ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर देगा.
राइट. सो पहले जो ये सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, अब ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आ जाएगा. इस डिस्टॉर्शन को हम लोग क्या कहते हैं? पोलराइजेशन. ठीक है, वर्ड्स ध्यान से सुनना, ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है. सो व्हेन Na+ comes closer to the Cl2 molecule, what it does is it creates distortion in the electron cloud. राइट. उसकी वजह से क्या हो रहा है यहाँ पर? पहले जो ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन था, अब इसमें एक लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा एंड राइट हैंड साइड पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का. तो यहाँ पर हम कहेंगे पार्शियल पॉजिटिव एंड आ गया. तो व्हाट हैज हैपेंड that because of the presence of the Na+ ion in its vicinity, we have created an induced dipole or temporary dipole or instantaneous dipole. राइट. ये Na+ अगर यहाँ से हम हटा देंगे तो वापस से ये डाइपोल गायब हो जाएगा, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल की तरह आ जाएगा. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड एज आयन इंड्यूस्ड डाइपोल. नाउ यहां पर हाँ, Na+ इज अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ना. ये Cl2 मॉलिक्यूल है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा इसके अराउंड. उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर रहा है ना ये Na+ आयन. हाँ, मैं इनफैक्ट कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को कुछ एनिमेशंस वगैरह अगर दिखें. तो आप लोगों के लिए शायद थोड़ा सा बेटर रहे. Give me a moment. If we can find those wonderful interaction के animations. नहीं यार, वो कहाँ गए सिमुलेशंस? एनीवेज, चलो आप लोग इस तरीके से समझ लो. यहाँ पर what we are saying is that there is Na+ आयन. ठीक है, सोडियम एटम नहीं है ये, Na+ आयन है. Right, which is coming in vicinity of a Cl2 molecule. Now यहां पर आप नोटिस करना Na+ आयन का इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा? सिमेट्रिकल रहेगा अराउंड इट्स न्यूक्लियस. Cl2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा? सिमेट्रिकल रहेगा अराउंड इट्स न्यूक्लियस. Right, these are all non-polar species. ठीक है, ये आयन है और ये नॉन पोलर स्पीशीज है. नाउ जब ये पास में आएंगे, right, when this ion comes closer to the Cl2 ion, what happens is that इसका nucleus will exert a pull over this electron cloud of Cl2. Now instead of remaining how it is, right, इसका electron cloud थोड़ा सा distort हो जाएगा.
एंड बिकॉज ऑफ दिस डिस्टॉर्शन, राइट, यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी बढ़ गया है, तो यहाँ पर we'll say partial negative charge has been generated, right? And यहाँ right hand side what we say is that electrons का distribution कम हो गया है, तो partial positive charge has been generated. As a consequence, what we see or what we say is this has become an induced dipole और instantaneous dipole. और इनके बीच में जो ये interaction है, right? इनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है इसको हम लोग कह रहे हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन. हाँ, नाउ अच्छा, अब इसमें हाँ, टेम्पररी डाइपोल इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज द परमानेंट डाइपोल. जैसे मैंने आपको बोला, वी आर गोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ. यहाँ पे आयन डाइपोल इंटरेक्शंस आर स्ट्रॉन्गर, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस आर रिलेटिवली वीकर. ठीक है, हाँ, नहीं, यहां पर नोटिस करना कटायन की वजह से, ठीक है, जो ये Na+ आयन है इसकी वजह से डिस्टॉर्शन क्रिएट हो रहा है. ठीक है, why is it called temporary? Because when the atom are close to each other, ठीक है, तभी ये वॉन्डरवॉल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं. जैसे मैंने आपको यहाँ स्टार्टिंग में बताया that these van der Waals forces are short ranged, so they are only effective when these atoms are close to each other. तो मान लो अगर ये like Na+ आयन और Cl2- आयन दूर दूर चले जाएंगे, तो वापस से ये जो Cl2 आयन है ये फिर से नॉन पोलर स्टेट में आ जाएगा, नो डाइपोल मोमेंट. Only when the Na+ ion came close to it, then there was this induced dipole on the Cl2 molecule. Next आप observe करो, we call it as dipole-dipole interaction. This is something which you have seen many times before. यहाँ पर you have HCl as the polar molecule and say दूसरा example भी है dipole का, एक dipole और दूसरा भी dipole है, HCl molecule. इनके बीच में जो interaction रहेगा तो आप notice करोगे एक का partial positive end और एक का partial negative end आपस में एक दूसरे को attract करेंगे. इसको हम लोग dipole-dipole interaction कहते हैं. Then there is something called as dipole-induced dipole also, right? So for example, यहाँ पर you have एक तरफ dipole है which is a polar molecule और induced dipole मतलब non-polar molecule. So एक तरफ आपका polar molecule है say HCl, right? अब HCl का कौन सा एंड, जो पार्शियल पॉजिटिव एंड है, ठीक है, क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव एंड ही तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करेगा, तो ये पार्शियल पॉजिटिव एंड H+ का, राइट, दिस विल बी व्हेन कमिंग क्लोजर टू द क्लोरीन मॉलिक्यूल विल अगेन लीड टू डिस्टॉर्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड, राइट. सो दिस विल बी your again dipole induced dipole. So this will be the partial negative charge on the chlorine molecule, here it will be the partial positive charge. So यहाँ पर between the polar and non-polar molecule what we have is called as a dipole induced dipole interaction. And lastly observe करना, we call it as induced dipole interaction, also called as London dispersion forces. This is in fact one of the most important amongst all of these. So this is something induced dipole यानी कि दोनों तरफ कैसा है, नॉन पोलर स्पीशीज है, इधर भी एक नॉन पोलर स्पीशीज है, उधर भी नॉन पोलर स्पीशीज है. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था आर्गन का केस, कि आर्गन के केस में लाइक
we observe atoms undergo liquefaction or solidification. So the force that acts between them is called as this London dispersion force or induced dipole. Now how it happens, यहाँ पर आप नोटिस करना, इसका स्टेटमेंट इनफैक्ट मैं पहले रीड करता हूँ ताकि फिर आपको एग्जाम्पल भी समझ में आए. तो स्टेटमेंट पहले यहाँ पर रीड करना. इन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल at some instant the valence electrons can be present on either side of the nucleus. So they can be present on one side of the nucleus, right? So you have a single atom के around electrons मिलने की probability distributed है, right? So at some point in time it could be that electrons are likely to be present on one side as compared to the other side, and this results in what we call as a fluctuating dipole. At that instant when the electrons say are present on one side of the nucleus. Now as a result of this fluctuating dipole, right, यहाँ पर से ये neon atom है, यहाँ पर fluctuating dipole moment create हुआ, like you have this neon atom and इस neon atom में electrons अभी draw it in a neater manner. ठीक है, in this neon atom electrons are more present or more likely to be present on the left hand side as compared to the right hand side. So इसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पर एक fluctuating dipole generate हो रहा है. Now because of this fluctuating dipole, यहाँ पर notice करना, ये जो partial positive charge आया है यहाँ पर on this neon atom, this यहाँ पर notice करना कैसे बोल रहे हैं, as a result of this a dipole is induced in the neighboring atom. So यहाँ पर when you have another atom which is again at a very short range, ठीक है, short range is important. तो ये partial positive charge है यहाँ पर दोनों न्यूक्लियस के बीच में, आप ऑब्जर्व करना, ठीक है. ये न्यूक्लियस के बीच में what we are seeing is कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है. एंड on a fluctuating basis से यहाँ पर electrons were likely to be found on one side of the nucleus. तो यहाँ पर partial negative charge generate हो गया, यहाँ पर partial positive charge generate हो गया. You can kind of say कि जो यहाँ पर electrons shield कर रहे थे nuclear charge को, ठीक है, in this region with the electrons which were shielding the nuclear charge, they are right now towards the left hand side. As a result, what happens is that this nucleus is able to exert a pull over the electron cloud of this surrounding atom, this neighboring atom, and as a consequence the distortion happens in the right hand side atom as well, and this distortion results in what we had already seen as a dipole which is induced. So यहाँ पर you have partial negative and partial positive charge. Now this phenomena in which what we see is that both species were earlier non-polar in nature, and now because of this interaction, and this goes in sync, मतलब ऐसा नहीं है कि ये मतलब ये फ्लक्चुएट करता है, अभी सिंक में फ्लक्चुएट करता है, मतलब अभी इस मोमेंट पे ये ऐसा है, ठीक है, नेक्स्ट मोमेंट पर यू कैन थिंक ऑफ इट इन दिस वे दैट ये इस तरीके से हो गया, दैट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी इस तरफ शिफ्ट हो गई, ठीक है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, एंड दिस कॉजेज अ डिस्टॉर्शन इन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवर हियर, ठीक है. सो दिस बिकम्स पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, राइट. सो ये जो इंटरेक्शन हो रहा है इन मॉलिक्यूल्स के बीच में, इन एटम्स के बीच में,
right? This is called as induced dipole interaction. ठीक है, you can at some instant this might be the scenario, at some other instant this might be the scenario, and this is something which is responsible for liquefaction, or you can say solidification of noble gases. ठीक है, हाँ, आई एम श्योर आप लोगों के कुछ कुछ डाउट्स हैं, एक एक करके डिस्कस करना शुरू करेंगे. So these are the types of van der Waals forces, which are, as you know, we have categorized on the basis of the type of interaction and in the decreasing order, the order in which they are stronger. अब इसमें एक दो पॉइंट्स और नोटिस करेंगे, ठीक है, बिफोर आई स्टार्ट टेकिंग योर डाउट्स. ठीक है, इसके पीछे के मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, बट अगेन उन मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स में हम लोग डेप्थ में नहीं घुसेंगे. बस there is this result which I would want you to remember along with these different van der Waals forces. So जो ये dipole interactions हैं, ठीक है, they are proportional to 1 upon r cube, right? R is the distance between the nuclei. ठीक है, in fact dipole interaction energy is proportional to 1 upon r cube. Let me in fact correct this. यहाँ पर ये दो साथ में स्टेटमेंट्स रहेंगे, डाइपोल इंटरैक्शन एनर्जी between stationary polar molecules now stationary as in solid phase में होंगे. This is proportional to 1 upon r cube and अगर रोटेटिंग मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, बिटवीन molecules undergoing rotational motion as well. So this is proportional to 1 upon r की पावर 6. ठीक है, एक ये पॉइंट आप ध्यान में रखोगे. एंड लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस के बारे में भी रहता है, दैट दिस इज आल्सो समथिंग व्हिच यू कैन रिमेंबर, that this is also proportional to 1 upon r की पावर 6. ठीक है, ये इतना आप ध्यान में रख लो. ठीक है, the forces and the interaction energy, they are proportional to 1 upon r की पावर 6. What is r? R is the distance between the nuclei. ठीक है, मैंने आपको बोला ना ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं. दैट इज जब एटम्स काफी क्लोज होंगे एक दूसरे के, देन ओनली दीज इंटरेक्शंस आर सिग्निफिकेंट. ठीक है, जैसे आपने आयन और आयन के बीच में पढ़ा हुआ है,
आपने ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा हुआ है ना, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, r डिस्टेंस की दूरी पर है, तो इनके बीच में फोर्स कैसा रहता है, 1/r² के प्रोपोर्शनल, राइट। तो मैं इसके पीछे का जो ये तो एकदम सिंपल है, जो k(q1q2/r²) आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, राइट। मैं यहाँ पर जो मैथमेटिकल एस्पेक्ट आता है बस उसका इतना हाईलाइट दे रहा हूँ, दैट हाउ दे आर प्रोपोर्शनल ऑन द डिस्टेंस, ठीक है। हाँ, अब एक एक करके आपके डाउट्स डिस्कस करते हैं। सो यू गाइज रेज योर हैंड एंड लेट मी नो योर डाउट्स इन द वंडरवल फोर्सेस, एक एक करके। हाँ बोलो सुमित। सर जो लंदन डिस्पर्जन फोर्स है वो मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हो सकता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दोनों नॉन पोलर है। ओके सर, ठीक है सर। हाँ बोलो साईराम। सर जो आयरन एंड इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन है उसमें सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट नहीं होगा क्या? हाँ गुड क्वेश्चन। अब ये फैक्ट बाद में भी आएगा जब हम लोग एक फाजान्स रूल करके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो इसमें अब आप नोटिस करना दैट डिस्टॉर्शन जनरली किसका होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, ठीक है। अब यहाँ पर जो सोडियम आयन है, ठीक है, आप मान के चलो सोडियम आयन विल बी मच स्मॉलर इन साइज यस सर। एज कंपेयर टू ये जो Cl2 का मॉलिक्यूल है। यस सर। अनदर थिंग इज दैट यहाँ पर ये सोडियम आयन ऑलरेडी हैज लॉस्ट एन इलेक्ट्रॉन, तो इसका जो न्यूक्लियस है सोडियम आयन का, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अच्छी पकड़ बनाए हुए है, ठीक है। यस सर। इसको डिस्टॉर्ट कौन करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इसको डिस्टॉर्ट कौन करेगा, यहाँ पे क्लोरीन के न्यूक्लियाई, ठीक है, यही डिस्टॉर्ट करेंगे इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। यस सर। राइट। अच्छा, अब on the other flip side you have Na plus ion which is a positively charged ion, एंड यहाँ पर जो क्लोरीन का आयन, क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसा है, दिस इज मोर डिस्पर्स्ड, बड़ा है ना ये। यस सर। सो वी कम अक्रॉस और वी कैन टॉक अबाउट दिस टर्म कॉल्ड एज चार्ज डेंसिटी, लाइक चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम एक रीजन में, लाइक चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो इन such interactions what we see or what we understand is जो बड़ा साइज वाला मॉलिक्यूल रहता है, ठीक है, बड़ा साइज वाला आयन रहता है, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड गेट्स डिस्टॉर्टेड सिग्निफिकेंटली। यहाँ पर डेफिनेटली Na+ आयन का भी डिस्टॉर्शन होगा, बट दिस इज समथिंग विच वी कैन नेग्लेक्ट एज कंपेयर टू द डिस्टॉर्शन विच इज हैपनिंग इन द लार्जर साइज्ड एटम और मॉलिक्यूल और आयन। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, ऑलराइट, देन नेक्स्ट। हाँ बोलो हर्ष। हेलो सर। बोलो बोलो सर इधर ही सर, मतलब सर पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इंक्रीज करने के लिए और कौन से क्राइटेरिया चाहिए होते हैं? मतलब सिर्फ बड़े साइज से ही होगा या और भी चाहिए होता है? नहीं दोबारा बोलो। सर मतलब ये जैसे कि नियॉन में उसका साइज बड़ा है इसलिए उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड का पोलराइजेशन हो गया, इंक्रीज हुआ। सर मतलब सिर्फ साइज बड़ा होना इससे हो जाता है क्या? हाँ, सो यहाँ पर इनफैक्ट अभी थोड़ा आगे मैं आपको ये चीज समझाऊंगा कि लेट्स से कमिंग टू दिस एग्जांपल ऑफ कंपेयरिंग से डायपोल मूवमेंट बिटवीन हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, ठीक है। तो अब बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है। व्हाट डू आई मीन बाय कंपेयरिंग बॉइलिंग पॉइंट? इट इज एज गुड एज कंपेयरिंग force of attraction between atoms. Yes sir. Right, so अब what we have experimentally observed is that helium, neon, argon, krypton, xenon में boiling point बढ़ता जाता है, like xenon का boiling point ज्यादा होगा as compared to helium। अब उसके पीछे का understanding is also what we get from van der Waals forces।
तो जैसे जैसे यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि साइज बढ़ता जा रहा है, हीलियम से हम लोग जब ज़ेनॉन जा रहे हैं साइज बढ़ता जा रहा है, तो उसमें क्या होगा, पोलराइजेशन भी बढ़ता जाता है। ठीक है, एज साइज इंक्रीजेस, दिस इज द क्रूशियल पॉइंट, एज साइज इंक्रीजेस पोलराइजेशन इंक्रीजेस। सो ओके सर। एज अ रिजल्ट दीज, लाइक सब में लंडन डिस्पर्जन फोर्स ही है बट स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। सो ये जो लंडन डिस्पर्जन फोर्स है इसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा बिकॉज ऑफ द ग्रेटर पोलराइजेशन। यस सर। हाँ बोलो रुग्वेद। सर जब मॉलिक्यूल्स के बीच में लंडन डिस्पर्शन फोर्स होता है तो हम फ्लक्चुएशन एक पूरे मॉलिक्यूल का कंसीडर करेंगे ना? हाँ, मतलब एक मॉलिक्यूल में फ्लक्चुएटिंग डायपोल हुआ, उसकी वजह से दूसरे में डायपोल इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, हाँ और ये चीज फ्लक्चुएट करती है, मतलब जैसे मैंने बताया आपको कि ये स्टेट से ये स्टेट में भी आ सकता है ये। तो हो क्या यस रहा सर। है कि इसकी वजह से दोनों के बीच में there is this attractive force that is getting developed, which is what we are calling as London dispersion force. ओके सर। सर और ये नाम आने का कोई वजह? इसका नाम लंदन डिस्पर्जन फोर्स क्यों है हाँ यार? अब होगी कुछ कहानी, मतलब किसी साइंटिस्ट का नाम होगा, लंदन उसके नाम पे होगा। ओके सर। ओके थैंक यू सर। हाँ बोला आयुष। So in the given formula, that the dispersion force is directly proportional to the reciprocal of the third power of the radius, the internuclear radius. वो डाइपोल डाइपोल में, हाँ Yes, sir. So is this radius denoted रेडियस as van der Waals radius, or it is any other form? रेडियस नहीं है बाबा, ये पढ़ो ना, व्हाट इज आर। Distance. डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियर, दैट्स इट। So तो ये van der Waal रेडियस से मिलता जुलता है, या फिर ये एक डिस्टेंस, सिंपली a distance into b? नहीं, सिंपल डिस्टेंस है, मतलब जैसे यहाँ पर ये एक पोलर मॉलिक्यूल है और इसका ये सेंटर हम लोग डिफाइन करेंगे, ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसका हम एक सेंटर डिफाइन करेंगे, इनके बीच के डिस्टेंस को हम लोग ये r बोल रहे हैं। Okay, sir. And one more doubt, sir. The ion-induced dipole lasts for very few seconds, right? As long as the, see what is that is what I'm saying कि अगर यहाँ पर ही मान लो सॉलिड स्टेट में है तो ये दोनों पास में ही है, राइट, तो इनके बीच में ये रहेगा। बट अगर मान लो ये एक्वस फेज में है, राइट, एक्वस फेज में है या फिर गैशियस फेज में है, तो ये मूव करते रहेंगे, तो ओनली व्हेन दे आर इन विसिनिटी ऑफ ईच अदर, which is variable because if it is in gaseous or in liquid state. हाँ हाँ हाँ, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आर्गन का भी मैंने एग्जांपल लिया, तो अभी मान लो रूम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पर आर्गन गैस है इस वेसल में ट्रैप्ड, तो यहाँ पर तो मॉलिक्यूल्स बहुत ही फास्ट मूव कर रहे हैं एक दूसरे से। Yes, sir. लाइक तो इनके बीच में वैन डर वाल फोर्स कभी एक्ट करेगा जब ये मॉलिक्यूल्स लाइक विल बी वेरी क्लोज टू ईच अदर, एंड फॉर दैट इंस्टेंट जब ये पास में है फिर ये दूर हो जाएंगे वापस से, फोर्स गायब हो जाएगा इनके बीच का, लाइक और डिमिनिश कर जाएगा। अब आप टेम्परेचर कम करते जाओ, प्रेशर बढ़ाते जाओ, तो what will happen is that you will provide this interaction, you will give opportunity for this interaction to happen, and that is the case when you can see that this atom and atom can come close to each other, then interact and then stay interacted in liquid or solid phase. Yes, sir. Okay, sir. हाँ बोलो सुमित। हेलो सर। हाँ सर एक बार लंदन डिस्पर्शन फोर्स एक्सप्लेन कीजिए। रुक जाओ, बोलो गुरुदेव। So can you explain why hydrogen bonds are stronger than van der Waals force? नहीं ओके, आयन डाइपोल से वीकर होते हैं, बट हाँ बाकी सबसे स्ट्रॉन्गर होंगे। ठीक है, So ion dipole means एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए।
हाँ, क्योंकि यहाँ पर ये आयन और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन एनर्जी रहती है वो ओके काफी सर। स्ट्रॉन्गर रहती है। और सब बाकी सब वीक होते हैं ना? हाँ, सो हाइड्रोजन बॉन्ड लाइक यू कैन से आयन डाइपोल के नीचे रहेगा और फिर इन सबसे ज्यादा रहेगा। ओके सर। हाँ, बोलो दिशा। Hello, sir. हाँ So in the London dispersion force, it's written that as the size of the molecule increases, then the force will also increase. हाँ So, but instead, wouldn't it be that as the size of the molecule increases, the distance between them would also increase? So that would. हाँ हाँ ओके। सो यहाँ पर अब समझने की कोशिश करना, the dominating factor is the charge that is created. So if you remember, like taking an analogy from electrostatic force, right? ये किसके proportional होता है? K Q1 Q2 upon R square, right? So yes, अगर distance बढ़ेगा उनके बीच में तो force कम होगा, but charges बढ़ेंगे तो भी force बढ़ेगा। तो what we say is that in case of these molecules in which London dispersion force is acting, if you have two smaller atoms, yeah, versus the case of say two larger atoms, now because of the distortion that is created, ठीक है, यहाँ पर आप नोटिस करोगे यहाँ पर the electrons are more dispersed, like you can say the charge density is lesser. यहाँ पर the charge density was more. So यहाँ पर जो distortion होगा वो ज़्यादा होगा as compared to say in this case. Oh, okay. This distortion is what is responsible for all these van der Waals forces that we are talking about. So this distortion is playing the most important role. Yeah, got it. Thank you. More distortion. यहाँ पर you will say less distortion. हाँ, बोलो हमें। Sir, how is London dispersion force related to boiling point? Boiling point किससे relate करता है? Force of attraction between particles ना? हाँ, okay. वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करूंगा मैं, तो इट इज रिलेटेड टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। यस सर। राइट, सो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स रहेगा? इनफैक्ट हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहेंगे, नॉट इवन डाइपोल डाइपोल, आई वुड से हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहेंगे। ओके सर। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने बात करा तो ये सब नोबल गैसेस हैं, इनके बीच में क्या रहेगा? लंडन डिस्पर्जन फोर्स। ओके सर, क्लियर। हाँ, बोलो निशांत। सर आयन डाइपोल फोर्स और van der Waals फोर्स सेम है क्या? आयन डाइपोल और van der Waals फोर्स। Van der Waals force is a general name that we are calling all these forces for. Van der Waals force is a general name. उसमें ये एक टाइप है आयन डाइपोल। हाँ, यहाँ पर भी डिस्टॉर्शन होगा ना यश, मतलब यहाँ पर भी लाइक पहले से तो ऑलरेडी डिस्टॉर्टेड है ये, लाइक बिकॉज ये पोलर मॉलिक्यूल है तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑलरेडी डिस्टॉर्टेड है, राइट? मतलब इफ आई वाज टू काइंड ऑफ make the electron cloud for it, so ये already distorted रहेगा towards the oxygen, right? अब Na+ आयन उसको और डिस्टॉर्ट करेगा, ठीक है?
हाँ बोलो सुमित। सर हम्म, सर लंदन डिस्पर्जन फोर्स में जो दो सिमिलर एटम्स करते हैं सर, उसमें दोनों का सेम डिस्टॉर्शन होगा ना दोनों में? हाँ ओके सर, उसमें डायग्राम ऐसे बनाया नहीं ना दोनों का डिस्टॉर्शन? नहीं नहीं, मतलब यहाँ पे हम लोग दोनों सेम ही एटम ले रहे हैं ना। ओके सर। हाँ बोलो यश। सर लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस में वो एक साइड पे कब आते हैं, कैसे आते हैं? सिमेट्रिक होने चाहिए ना? हाँ हाँ, सो दैट इज व्हाट आई सेड, दैट अगर एक स्टैंड अलोन मॉलिक्यूल के बारे में हम लोग बात करें, राइट, तो ये स्टैंड अलोन मॉलिक्यूल में कैसा रहता है, फ्लक्चुएटिंग डायपोल मोमेंट रहता है। मतलब फ्लक्चुएटिंग डायपोल मोमेंट मतलब कि वैसे तो अब ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड एस इलेक्ट्रॉन, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, वो सब अपन ने डिस्कस किया था, सब सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं इसका डायपोल मोमेंट आपसे पूछूंगा तो 0 रहेगा, राइट, क्योंकि जितना प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन के मिलने की यहाँ पर है उतनी ही प्रोबेबिलिटी यहाँ पर भी रहेगी, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज द डायपोल मोमेंट्स विल बी 0. However, the fact is that the electrons are always in motion around the nucleus, right? So for example यहाँ पे हीलियम के भी एटम्स है, हीलियम का भी मॉलिक्यूल है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है दे आर लाइकली टू बी फाउंड ऑन वन साइड एट वन पॉइंट इन टाइम। अब इसकी विसिनिटी में अगर दूसरा हीलियम का एटम प्रेजेंट है तो एट दैट इंस्टेंट व्हेन दिस फ्लक्चुएटिंग डायपोल is present in this manner, it can induce a dipole in this other molecule now or other atom. That is what we are calling as induced dipole, induced dipole. So probability of this happening is high enough. Sorry? So the probability of this happening is good enough. हाँ मतलब so this is what is happening when we are again notice करना इसकी probability increase कब हो जाती है. So this is going to be increased under a condition of very low temperatures and high pressure conditions. For example, if I ask you helium का boiling point कितना होता है, helium का boiling point I think 4 केल्विन या कुछ ऐसा होता है, ठीक है, मतलब इनका भी बहुत कम टेम्परेचर होता है. सो अंडर वेरी लो टेम्परेचर कंडीशंस व्हाट वी आर गिविंग इज दैट वी आर गिविंग दीज इंटरेक्शंस एन अपॉर्चुनिटी टू हैपन. अदरवाइज तो कैसा है, अदरवाइज अगर यहाँ पर लाइक रूम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन से मैंने बताया ना आपको, ये मॉलिक्यूल्स दे आर वेरी फास्ट मूविंग, दे आर जस्ट whizzing past each other. Only and only when they come very close to each other then we say okay, ठीक है, बीच में इंटरेक्शन हुआ होगा. Okay, sir. All right. अच्छा, नाउ जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप नोटिस करो, अब साइज बढ़ता जा रहा है. जैसे मैंने आपको ये पूछा F2, Cl2, Br2 और I2, राइट, इनमें आपको बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है. F2 में, Cl2 में, Br2 और I2 में. अब सबसे पहले आप सोचोगे कि इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या क्या रहते हैं. तो एक फ्लोरीन का मॉलिक्यूल और दूसरे फ्लोरीन के मॉलिक्यूल के बीच में क्या रहेगा, फ्लोरीन मॉलिक्यूल कैसा रहेगा, फ्लोरीन मॉलिक्यूल पोलर है नॉन पोलर है, फ्लोरीन मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, राइट. नाउ फ्लोरीन मॉलिक्यूल एंड फ्लोरीन मॉलिक्यूल के बीच में व्हाट यू हैव इज induced dipole interaction. ठीक है, यहां पर भी इन सब के बीच में विद इन मॉलिक्यूल्स, सॉरी आई शुड से बिटवीन मॉलिक्यूल्स, क्या एक्ट कर रहे हैं, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस. एंड लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा है अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, दैट जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस बढ़ते जाएंगे.
तो यहाँ पर साइज बढ़ रहा है, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस भी बढ़ रहे हैं, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है. एंड टू इनफैक्ट सब्सटैंशिएट दैट, यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि रूम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे F2 और Cl2 तो गैस के फॉर्म में मिलते हैं, ब्रोमीन लिक्विड के फॉर्म में मिल रहा है. ब्रोमीन लिक्विड के फॉर्म में क्यों मिल रहा है? बिकॉज ऑफ ग्रेटर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स. एक ब्रोमीन मॉलिक्यूल दूसरे ब्रोमीन मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गए हैं यहाँ पे. ठीक है, आयोडीन के केस में और बढ़ गया, आयोडीन तो सॉलिड फॉर्म में मिल रहा है. ठीक है, समथिंग दिस कैन बी नोटिस्ड से इन केस ऑफ, अनदर एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, इन केस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. राइट, तो हाइड्रोकार्बन्स में भी कैसा है? CH4, C2H6, राइट, C18H18, राइट, C20H42. राइट, कैसा हो रहा है इन केस में? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता जा रहा है. राइट, इनफैक्ट ये सब गैस के फॉर्म में मिलते हैं, मीथेन, इथेन. राइट, ये ऑक्टेन, नोनेन, ये सब कैसे मिलते हैं? लिक्विड के फॉर्म में. राइट, ये C20, C40 ये सब किस फॉर्म में मिलते हैं? ये सब सॉलिड्स के फॉर्म में मिलते हैं. राइट, एंड ये सब आपस में दे आर लाइक लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, इनके बीच में बढ़ते जाते हैं. ठीक है, दिस वाज द रीजन जो हम लोगों ने स्टार्टिंग पॉइंट में डिस्क्राइब किया था कि जैसे जैसे साइज बढ़ता जा रहा है, राइट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है, तो उसके पीछे का बैकग्राउंड रीजन यही है, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस का. ठीक है, अच्छा, लेट्स से आप यहाँ पर ICL और ब्रोमीन के बीच में अगर मैं आपको बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करने के लिए बोलूंगा. ठीक है, यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम ही है, लाइक ऑलमोस्ट सेम. or I should say similar, molecular weight is similar. But ICL के केस में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ब्रोमीन के केस में लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस है. और अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया इन द रिलेटिव ऑर्डर, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस आर गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस. तो यहाँ पर you have ICL will be having a greater boiling point than bromine. अच्छा, इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा अपार्ट फ्रॉम द मॉलिक्यूलर वेट. अच्छा, ये वाला तो चलो मैंने बता दिया आपको. एक और पॉइंट यहाँ पे आप नोटिस करना, सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑल्सो मैटर्स व्हेन वी टॉक अबाउट लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस. सो दीज आर टू आइसोमर्स, एक नॉर्मल पेंटेन है और एक ये नियोपेंटेन है. ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर वेट है इन दोनों का. सो यहाँ पर भी नोटिस करना, व्हाट वी फाइंड इज दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉर्मल पेंटेन इज मोर देन दैट ऑफ नियोपेंटेन. रीजन बीइंग द सरफेस एरिया. सो यहाँ पर नियोपेंटेन किस तरीके से ब्रांच्ड मैनर में है, सॉरी नॉन ब्रांच मैनर में, ओपन चेन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर रहेगा इसका, whereas this neopentane is kind of spherical in shape. Like if I talk about their electron clouds, like यहाँ पर electron clouds कैसे रहेंगे? The electron clouds will be more elliptical in a way, you can say, whereas यहाँ पर the electron cloud will be more spherical in way, right? So between two elliptical versus two spherical, किसमें surface area of contact ज़्यादा रहेगा? In this case only, right? And as a consequence, what we observe is that the boiling point is greater. ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप ध्यान में रखोगे, स्पेशली फॉर लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस. साइज बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस बढ़ रहे हैं, as well as among isomers, greater the surface area of contact
लाइक एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल जब कांटेक्ट में आएगा तो उनके बीच में कांटेक्ट एरिया कुछ डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। हाँ बोलो साइराम। सर आप ये वाला एग्जांपल वापस समझा सकते हो क्या, नॉर्मल पेंटेन और नियो पेंटेन का डिफरेंस? हाँ ये मैंने इस पॉइंट को एलैबोरेट करने के लिए करा है दैट ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट ग्रेटर इज द लंडन डिस्पर्जन फोर्स। तो अभी अगर मैं आपको यहाँ पर लाइक इलेक्ट्रॉन क्लाउड विजुलाइज करने के लिए बोलूंगा नॉर्मल पेंटेन का, तो ये किस तरीके से रहेगा? एक इलेक्ट्रिकल टाइप, राइट, मोर इलेक्ट्रिकल नेचर। तो एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल जब ये पास में आएंगे तो इनके बीच में ज्यादा कांटेक्ट एरिया पॉसिबल है। यस सर। whereas in case of neopentane, like what you can see is that this is more of a spherical यस सर। electron cloud and दूसरे का भी spherical electron cloud रहेगा, तो इनके बीच में lesser contact area है, lesser distortion होगा। यस सर। ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। All right, so this was van der Waals forces। अब नेक्स्ट मिसलेनियस बॉन्ड के ऊपर चलते हैं। हाँ हाँ, अरे आ सकता है, ऑफ कोर्स साइडवेज भी आ सकता है, दैट्स ओके, बट अपॉर्चुनिटी कहाँ पर है ज्यादा इंटरेक्ट करने की? मतलब ऐसे तो डाइपोल 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 में भी तो पार्शियल नेगेटिव आ सकता है ना, आने में तो नेगेटिव नेगेटिव भी आ सकता है, तो यहाँ पे तो रिपल्शन हो जाएगा। बट मैं ये थोड़ा कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब इनको आपस में इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा तो ये किस तरीके से ओरिएंट करने की कोशिश करेंगे, इस तरीके से ओरिएंट करने की कोशिश करेंगे ना कि एनर्जी कम हो जाए, राइट, अट्रैक्टिव फोर्सेस मैक्सिमाइज हो जाए। दैट इज द जनरल टेंडेंसी। ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट अब यहां पर आप लोग समझना। सो वी विल टॉक अबाउट पी पाई डी पाई बॉन्डिंग के बारे में। सो इफ यू रिमेंबर, हम लोगों ने पाई बॉन्डिंग के बारे में बात करा था, राइट। पाई बॉन्डिंग कैसा होता था? लैटरल ओवरलैप, राइट। एंड जब हम लोगों ने पाई बॉन्डिंग के बारे में डिस्कशन किया था तो मैंने बिटवीन पी ऑर्बिटल्स आप लोगों को बताया था, ठीक है, एज वेल एज इफ यू रिमेंबर मैंने आप लोगों को बिटवीन डी ऑर्बिटल्स भी बता दिया था, ठीक है, राइट। अगर मैं यहाँ पर वापस से वही अज्यूम कर लूंगा, अज्यूमिंग z एक्सिस एज internuclear axis, right? So as a quick recap, ये पी पाई किसके बीच में रहता था? लाइक इस तरीके से लैटरल ओवरलैप, ये px एंड px के बीच में रह सकता था या फिर py एंड py के बीच में रह सकता था, राइट। pz तो क्या हो जाता? सिग्मा बॉन्ड हो जाता। वैसे ही डी पाई भी हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था, राइट। डी पाई कैसा था? अगेन z एक्सिस अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस था तो किस किस के बीच में ऑब्जर्व किया था? बताओ, इतनी जल्दी भूल गए? बताओ भाई। हाँ बोलो यश। आई एम आस्किंग दैट अगर ये z एक्सिस है और डी ऑर्बिटल के बीच में पाई ओवरलैप हो रहा है तो ये कौन से ऑर्बिटल्स के बीच में होगा? किसी का भी सही नहीं आंसर अभी तक।
नहीं पापा आयुष, उसमें तो डेल्टा बॉन्ड बनता है ना, डी एक्स जेड के बीच में, या फिर डी वाई जेड एंड डी वाई जेड के बीच में। याद आया कि नहीं याद आया? ये डी एक्स जेड हो गया, उनके बीच में लैटरल ओवरलैप हो सकता है, फिर डी वाई जेड के बीच में लैटरल ओवरलैप हो सकता है। अच्छा, अब यहां पर नोटिस करना, लेट्स से अगेन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज जेड एक्सिस, तो पी जेड को तो मैं निकाल दूंगा, पी जेड का नहीं काउंट में करूंगा, क्योंकि पी जेड तो फिर सिग्मा ओवरलैप्स बनाएगा। ठीक है, तो पी जेड को नहीं काउंट करता है, बट अगर पी एक्स है तो पी एक्स किसके साथ में कर सकता है लैटरल ओवरलैप? ठीक है, इनफैक्ट इसमें भी मतलब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, मान लो ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ये पी एक्स है, अब पी एक्स के साथ में कौन सा डी ओवरलैप करेगा? ठीक है, दोनों में से एक ही आंसर है। पी एक्स के साथ में किसका लैटरल ओवरलैप होगा? एक्स जेड का, करेक्ट। पी एक्स विल ओवरलैप विथ डी एक्स जेड। अगर मैं पी वाई के बारे में बात करूंगा, ये पी वाई है, राइट, ये भी डी के साथ में ओवरलैप कर रहा होगा, तो ये कौन से डी के साथ में ओवरलैप कर रहा होगा? हाँ, डी वाई जेड। चलो ठीक है, थोड़ा तो याद आ रहा है तुम लोगों को। ठीक है, तो यहां पर what I would want to use this opportunity is to explore certain lateral overlaps between p and d orbitals. ठीक है, ये मैंने आपको बताए थे, लाइक पी पाई और पी पाई तो बहुत सारे एग्जांपल थे ना, हम लोगों ने इतने इथीन, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस सब में देख लिए थे, तो पी ऑर्बिटल्स के ओवरलैप बहुत सारे एग्जांपल्स में देखे थे। यहाँ पर डी पाई मैंने बताने से मना कर दिया था, बोला था ये तो डी ऑर्बिटल के कंपाउंड्स हैं, उनमें देखने को मिलेगा, तो इनके खास एग्जांपल मैंने डिस्कस नहीं करे थे। बट हाँ, यहाँ पर इन केस ऑफ कॉमन एग्जांपल्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, वी कैन सी एग्जांपल्स जहाँ पर पी और डी के बीच में लैटरल ओवरलैप हो रहे हैं, राइट। व्हाट आर दोज एग्जांपल्स? आप यहाँ पे नोटिस करना, से SO2। ठीक है, एज सिंपल एज SO2। कोशिश करो, आई एम गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी, सी इफ यू कैन फिगर आउट इन SO2। ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, हाउ मेनी p pi and how many p pi d pi bond are present? See if you can answer. आपको इनका कॉन्फ़िगरेशन देखना है, सल्फर का और ऑक्सीजन का। आपको लोइस स्ट्रक्चर तो पता ही है ना इसका, ये लोइस स्ट्रक्चर बनाना है, तो 2 पाई बॉन्ड है यहाँ पर, यू कैन सी दैट देयर आर 2 पाई बॉन्ड्स, so I'm asking you a count of
ऑलराइट, आया किसी का आंसर? टोटल 2 ही पाई बॉन्ड है कुशल, तुम 4 कैसे बता सकते हो? चलो ठीक है, मैं इस एग्जांपल में हेल्प कर देता हूं आपको। सो SO2 का लुईस स्ट्रक्चर अपने को पता है। अगर लुईस स्ट्रक्चर पता है तो उसके बाद में हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं, राइट। सल्फर का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? 3s2 3p4, राइट। बट कितने बॉन्ड बनाना है यहाँ पे? 4 बॉन्ड बनाना है। However, 4 bonds are to be formed, है कि नहीं? ओके, नाउ उसके लिए कैसे होगा? एक्साइटेशन करना पड़ेगा, राइट। 3s में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 3p में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अभी एक्साइटेशन किधर होगा? लाइक s का p में जाएगा तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे तो फर्क पड़ेगा ही नहीं, वो तो 2 के 2 ही रह जाएंगे। तो एक्साइटेशन होके कहाँ जाएगा? 3d में। ये समझ में आया कि 3d में एक्साइट होके क्यों जाएगा? इज दिस क्लियर और नॉट? चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए ना मुझे। नो, अब इसके बाद नोटिस करना, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है? SO2 में व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन दैट विल हैपन? sp2। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? ऑलराइट, सो यहां पर यू विल सी दैट एक s और 2p मिलकर हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, राइट। दे अंडरगो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये यहाँ पर 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, तो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में आप नोटिस करोगे 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे ये, जिनमें से जो ये पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन है वो तो क्या रहेंगे आपके? लोन पेयर। और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे? सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे विद द ऑक्सीजन। हाइब्रिड ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं ना? याद नहीं आ रहा तो दोबारा याद दिला दूं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। अब यहां पर पाई बॉन्ड कौन बनाएगा? अब नोटिस करो, एक p का ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाएगा और एक d का, राइट। तो ये p का ऑर्बिटल, जो ये p ऑर्बिटल है ऑफ सल्फर, राइट, ये किसके साथ बनाएगा पाई? p ऑफ ऑक्सीजन के साथ में, राइट। एंड यहां पर ये आप नोटिस करना, ये d ऑफ सल्फर किसके साथ बनाएगा पाई बॉन्ड? ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के साथ में। तो यहाँ पर यू कैन सी दैट एक p पाई बन रहा है और एक p पाई d पाई बॉन्ड बन रहा है। समझ में आया? चलो ठीक है, एक एग्जांपल आप खुद से ट्राई करोगे तो आपको, हाँ मतलब मैं 3 एग्जांपल कराऊंगा इसके हर्ष, तो सब में रेपिटेशन होगा तो समझ में आ जाएगा। एक बार आप खुद से ट्राई करो। SO3 के अंदर आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ p पाई एंड p पाई d पाई बॉन्ड्स। SO3 इसमें ट्राई करो इसी थॉट प्रोसेस से, कि आपके सामने मैंने पूरा अप्रोच समझाया है कैसे करना है। इसी थॉट प्रोसेस से गिव मी एन आंसर।
ऑलराइट। हाँ आयुष नहीं, आपका गलत है। प्रत्याशा आपका सही है। अमय आपका भी सही है। So correct answer is there will be 1 p pi p pi and 2 p pi d pi। कैसे, आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर लो। सो सेम वही थॉट प्रोसेस से गए हम लोग, ठीक है। दैट एस का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में तो 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे कितने बॉन्ड बनाने हैं? 6 बॉन्ड बनाने हैं, तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लगेंगे। तो अभी 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे? यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन था, राइट। बट मुझे 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ेगा। एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चले जाएंगे, राइट। और इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, वापस से आप नोटिस करना है sp2। तो ये s और 2p मिलकर 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। क्या क्या प्योर बचेगा? 1 p का और 2 d के, राइट। तो ये sp2 जो प्रेजेंट है, इनमें से कैसा आएगा? ये 3 तो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, राइट, विद 3 ऑक्सीजन, राइट। ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और ये जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स रहेंगे p एंड d के, ये पाई बॉन्ड्स बनाएंगे, राइट। तो कितने पाई बॉन्ड बनेंगे? एक p पाई और एक और 2 d पाई। समझ में आया? ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट H2SO4 में बताओ, H2SO4 में कितने p पाई d पाई रहेंगे? फटाफट बताओ। क्या आ रहा है आंसर H2SO4 का? अगेन आप इसका लोएस्ट स्ट्रक्चर बनाओगे, राइट। यू विल आइडेंटिफाई सल्फर को वापस से 6 बॉन्ड बनाना है, तो ये इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, ये एक्साइटेड स्टेट, राइट, एंड देन ये हाइब्रिड स्टेट। अब इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी ना, तो 1 s और 3 p, राइट, ये सब मिल जाएंगे। तो इसमें कोई भी प्योर p बचेगा ही नहीं, राइट। ये सब सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और ये जो 2 d हैं यही पाई बॉन्ड बनाएंगे। सो देयर इज नो p पाई, देयर आर 2 d पाई p पाई। समझ में आया? हाँ, इसमें ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये नहीं रहेगा, इसको हटा देते हैं।
ठीक है, ऑलराइट। चलो नेक्स्ट ट्राई करो। H3PO4 में बता दो फटाफट, लास्ट है H3PO4 में बताओ कितने पी पाई कितने पी पाई डी पाई। Yes, I'll answer that question. एक बार इसका आंसर बता दो बस। हाँ, 0 पी पाई एंड 1 पी पाई डी पाई, करेक्ट। तो इसमें आपने लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करा, एक मिनट। हाँ, इसमें आपने लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करा। सबसे पहले इसका करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट है। देन फॉस्फोरस के बारे में हमने देखा 5 बॉन्ड बनाने हैं, तो ग्राउंड स्टेट से काम नहीं चलेगा, एक्साइटेड स्टेट में है। फिर आपने यहाँ पे नोटिस करा हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, यहाँ पे फॉस्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगी, राइट। तो ये एक S और तीनों P हाइब्रिड हो जाएंगे, राइट। कोई P ऑर्बिटल प्योर बचेगा नहीं, सिर्फ एक D बचेगा और वही इसके साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, ऑलराइट। चलो HClO3 बता दो, HClO3 में कितने पी पाई कितने पी पाई डी पाई। करेक्ट ऋग्वेद, यहाँ पे तीनों ही पी पाई डी पाई बन रहा है। नहीं, इनफैक्ट तीनों नहीं, दो बन रहे ना यहाँ पे। HClO4 नहीं था, HClO3 था, माय बैड। HClO3 है, एक तो लोन पेयर रहेगा जो कि इधर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में आ जाएगा, sp3 हाइब्रिड रहेगा ना ये। मैं तुम्हारा सही है, निशान तुम्हारा सही है, बाकी जनता ने गड़बड़ कर दिया।
ठीक है, समझ में आया? ऑलराइट, अच्छा, अब टू आंसर यश का क्वेश्चन, यश ने मुझसे डाउट पूछा है कि सर इधर तो बन रहा है एक पी पाई और इधर बन रहा है एक पी पाई डी पाई, तो आर दीज टू एसओ बॉन्ड्स डिफरेंट? यश का क्वेश्चन समझ में आया बाकी लोगों को? यश ने बोला इधर एक पी पाई बन रहा है और इधर एक पी पाई डी पाई बन रहा है, राइट? SO2 में हमने ये एक्सप्लोर करा था ना, तो आर दीज टू बॉन्ड्स डिफरेंट? द आंसर इज नो। ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना, ठीक है, दिस इज एन एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच आई एम प्रोवाइडिंग। बोथ SO bonds are identical due to delocalization of pi electron between O, S and O atoms. Right? यहाँ पे what we are saying is, जैसे इधर ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन है, ठीक है, राइट? यहाँ पर से ये p ऑर्बिटल्स आपस में इस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, राइट? यहाँ पर इसका p ऑर्बिटल है और इसका you have the d ऑर्बिटल, राइट? मतलब थोड़ा सा लाइक विजुअलाइज करने की कोशिश करनी पड़ेगी इनके बीच में, like we are saying that the electrons are getting delocalized. Okay, so this is kind of you can say a bit difficult to ऐसे like geometrically draw. तो मैं कितनी अच्छी ड्राइंग कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, मतलब ये ऐसा मान के चलो सल्फर एटम है, राइट? यहाँ पर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इनके बीच में डीलोकलाइज्ड है, ठीक है, ऑल राइट। नाउ अब बिफोर वी मूव अहेड, एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे ग्रास्प करना, विच इज रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ p pi d pi ओवरलैप्स। सो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना that in pi overlaps the effectiveness of the overlap is maximum when the size of overlapping orbitals is similar. ठीक है, so it is not just in case of p pi or d pi, this is in general. So what we are trying to say is that यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे कि एक p ऑर्बिटल अगर छोटा है, राइट, और d ऑर्बिटल उससे बड़ा है, राइट, वर्सेस यू हैव द से सेम p ऑर्बिटल, ठीक है, बट d ऑर्बिटल अगर बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पर द ओवरलैप इज मच बेटर एज कंपेयर टू द केस ओवर हियर, ठीक है। सो दिस इज अ better overlap or a stronger overlap. So यहाँ पर notice करना, if I ask you to compare the strength of p pi d pi overlap with oxygen, ठीक है, तो p pi d pi overlap में हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, p ऑर्बिटल किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है,
और हम सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इसमें साइज अगर हम देखेंगे तो डिक्रीज कर रही है, श्रिंक कर रही है लेफ्ट टू राइट, तो डी ऑर्बिटल का साइज भी श्रिंक कर रहा है। तो स्ट्रेंथ ऑफ p pi d pi ओवरलैप विद द स्मॉलर p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन कैसा रहेगा? दिस विल बी इन दिस इंक्रीजिंग मैनर। ये समझ में आया आपको? How will the strength of p pi d pi overlap will be? Now, अब नोटिस करना इसकी वजह से, और इनफैक्ट बेस्ड ऑन दिस अंडरस्टैंडिंग there are certain conclusions which can be seen quite evidently. One of the first examples to notice here is यहाँ पे notice करना, if I ask you to draw the structure of CO2, it is something in this fashion. ठीक है ना? However, if we notice SiO2, तो SiO2 का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है. This is not how SiO2 is formed. यहाँ पर कैसा था? यहाँ पर आप नोटिस करोगे लाइक सिमिलर साइज ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैप हो रहा था. However, यहाँ पर the overlap happens between much larger size molecules, much larger size orbital, and as a consequence, this is something which is not found. SiO2 में we don't find silicon making double bonds with oxygen, or in fact pi bonds with oxygen. नहीं मिलता है. इनफैक्ट सिलिकॉन का अगर SiO2 का जो ये क्वार्ट्ज करके अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, तो क्वार्ट्ज इज एक्चुअली अ 3D नेटवर्क सॉलिड. इट्स अ 3D network solid in which what we have is sigma bonds. ठीक है, पॉलीमर स्ट्रक्चर है बेसिकली. Between silicon and oxygen. ठीक है, this is the correct structure of SiO2. क्योंकि यहाँ पर silicon tries to polymerize through sigma bonds. It can't form pi bonds. So in case of silicon, I should say pi bonds. I shouldn't say p pi d pi. I should rather say just the pi bond are relatively weak. This pi overlap. ठीक है, तो अब आप यहाँ पे नोटिस करना, एक मिनट तो, certain similar observation comes when we look at the combination of phosphorus. like यहाँ पर आप नोटिस करो सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में you do not find pi bonds. ठीक है, सिलिकेट्स जो मिलते हैं उनमें, ये तो मैंने एक सिलिकेट का एग्जांपल दिया SiO2 का, और भी बहुत सारी ऐसी वैरायटी मिलती है. देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ सिलिकेट्स दैट इज फाउंड, एंड ऑल ऑफ दोज आर इन विच सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन फॉर्म sigma bonds with each other. They tend to polymerize rather than forming sigma bond, pi bond. अब ये टेंडेंसी जो है आप नोटिस करोगे लेफ्ट टू राइट हम लोग जा रहे हैं, कम होती जाएगी. ठीक है, यहाँ पर सिलिकॉन और ऑक्सीजन के आपको बहुत सारी वैरायटी ऑफ सिलिकेट्स मिलेंगे, बिकॉज सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन विल हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स रादर देन पाई बॉन्ड्स. देन फॉस्फोरस में टेंडेंसी आपको दिखेगी, थोड़ी बहुत दिखेगी. इफ यू रिमेंबर
You had seen the case of P4O6, P4O10, right? कुछ Lewis structure starting में मैंने आपको बताए थे during the beginning of our discussion. Lewis structures हम लोग देख रहे थे. तो यहाँ पर in case of phosphorus, the p pi d pi bonds are still weak, and again there is a large variety of polymeric oxides and oxyacids of phosphorus that are found. P4O6, P4O10, H3P3O9. तो इसमें क्या हो रहा है, ये p pi d pi bonds जो होंगे ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के बीच में, they are relatively weaker, so they tend to still form polymer structures, polymeric oxides, polymeric oxyacids. अब ये टेंडेंसी सल्फर में जाते हुए थोड़ी और कम हो जाती है. लाइक फॉस्फोरस से आप सल्फर जाते हो तो अब वेराइटी ऑफ ऑक्साइड्स एंड ऑक्सीएसिड्स थोड़ा और कम होता है. तो यहाँ पर आप नोटिस करना, इन केस ऑफ सल्फर and chlorine, the p pi d pi bonds are relatively stronger and a lesser variety of oxyacids and oxides are found. Like in case of sulfur, you still find like some polymeric oxides and oxyacids, like आपको एक वो SO3 whole thrice का structure दिखाया था फिर भी मैंने, right? But otherwise यहाँ पर आप जाओगे तो like chlorine में you don't find polymers of chlorine and oxygen के compounds. Like you will find HCOL, HClO2, HClO3, HClO4, ये सब आपको बढ़िया से मिलेंगे. ठीक है. In fact, if you see in case of like phosphorus, you do find a lot of variety. You don't find P forming too much of double bonds with oxygen. So this is an observation associated with the strength of p pi d pi bonds. कैसा, एक quick recap देख लो. We said that p pi d pi bonds या in general pi overlaps कब ज्यादा effective होते हैं, जब similar size के orbitals के बीच में overlaps होता है. ठीक है. And इसका classic example is this CO2 and SiO2. Right? You don't find silicon and oxygen के बीच में pi overlaps. You find carbon oxygen similar size p orbitals overlapping with each other, but not this case. Now अब notice करना, because of this nature, like because of this extent of overlap depending upon the size of orbitals, you can compare the strength of p pi d pi bonds formed between these elements and oxygen. सिलिकॉन ऑक्सीजन के बीच में p pi d pi सबसे वीक रहेंगे एज कंपेयर टू फॉस्फोरस ऑक्सीजन के बीच में, एज कंपेयर टू सल्फर ऑक्सीजन के बीच में, एज कंपेयर टू क्लोरीन ऑक्सीजन के बीच में. एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज एविडेंट इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ कंपाउंड्स दैट दीज एलिमेंट्स मेक विद ऑक्सीजन. सो विद सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन वी सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ सिलिकेट्स विद नो pi bonds at all. Right, they are all sigma bonded polymeric structures. In phosphorus we do find, right, जैसे for example आप notice करोगे P4O6 बन जाता है, P2O3 नहीं मिलता क्योंकि P2O3 में pi bonds ज्यादा लगेंगे. तो यहाँ पर sigma bonds form करके ये polymeric structure बनता है. ठीक है. This is the kind of structure that is formed. So इस तरीके से ये टेंडेंसी लेफ्ट टू राइट कम होती जाती है. सल्फर में, क्लोरीन में यू डू फाइंड सिग्निफिकेंट strength of p pi d pi bonds, and as a result lesser variety of oxyacids and oxides, polymeric oxyacids and oxides. ठीक है. हाँ, यहाँ पर ये इसने इडियट ने गलत स्ट्रक्चर बनाया हुआ है. इसमें ये लिंकेजेस नहीं रहेंगे ऑक्सीजन के, बस कैसा बनाया हुआ है यार. मैं एक फोटो ही डाल देता हूँ, रुक जाओ. ऐसा ही O2 का बेटर रहेगा. एक्चुअली में तो ये 3D रहता है स्ट्रक्चर. ठीक है. दिस इज अ मियर 2D रिप्रेजेंटेशन.
So this is a 3D structure. ठीक है, इसका 3D स्ट्रक्चर अगर आपको दिखाऊं मैं, ठीक है, कोई फायदा नहीं है उसको देखने का, एक्चुअली इट विल बी मच मोर कॉम्प्लिकेटेड. इट्स लाइक सिलिकॉन के अराउंड ऐसे टेट्राहेड्रल ऑक्सीजन्स रहेंगे. ठीक है, तो इट विल बी अ मोर कॉम्प्लिकेटेड सा नेटवर्क स्ट्रक्चर. ठीक है, अब बस इतना ध्यान रख लो. हाँ, डी ऑर्बिटल. अब यहाँ पे देखो ना, साइज ऑफ एटम इटसेल्फ इज डिक्रीजिंग. जैसे जैसे एटम का साइज डिक्रीज कर रहा है, डी ऑर्बिटल उसका साइज भी डिक्रीज करेगा ना. You can see the electronegativity also increases, so it brings the atom closer to the nucleus. Z effective increases. ठीक है, हाँ बोलो साहिब. सर आप ये एक वाला पार्ट वापस एक्सप्लेन कर देंगे? कौन सा वाला? हाँ सर, यही वाला, मतलब ये वाला कितना इंक्रीज हो रहा है, कैसे हो रहा है? बहुत लंबा पॉइंट है. यस सर, डी ऑर्बिटल, साइज ऑफ डी ऑर्बिटल. साइज यहाँ पे सिलिकॉन और क्लोरीन में किसका साइज बड़ा होता है? क्लोरीन. क्लोरीन का? पक्का? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ा था? लेफ्ट टू राइट साइज बढ़ता है कम होता है? नहीं सर, नहीं, उसका होता है, सिर्फ सिलिकॉन का होता है. हाँ, तो लेफ्ट टू राइट साइज यहाँ डिक्रीज हो रहा है ना, डी ऑर्बिटल का साइज भी डिक्रीज हो रहा है. तो डी ऑर्बिटल का डिक्रीज हो रहा है, तो वो पी के ज्यादा करीब आ रहा है, क्योंकि पी तो ऑलरेडी छोटा है ऑक्सीजन का. यस सर. राइट, सो दिस इज योर ऑक्सीजन. ये आपका ऑक्सीजन है, और ये साथ में जो भी एलिमेंट है, राइट, ये आपका सिलिकॉन या फिर फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इन चार का कंपैरिजन कर रहे हैं हम. तो यहाँ पे क्लोरीन का साइज छोटा है, तो उसका बेटर ओवरलैप है एज कंपेयर टू जहाँ पे साइज ऑफ डी ऑर्बिटल बड़ा है. यस सर. तो ये स्ट्रेंथ ऑफ पी बाय डी बाय बॉन्ड इस मैनर में रहेगा. ओके सर. ठीक है, हाँ क्या कह रहे हो हमें? द ऑर्बिटल साइड शुड बी द सेम फॉर पी. हाँ, मतलब एक को कांस्टेंट रख के दूसरे को वेरी कर रहा है ना, ताकि कंपैरिजन कर पाए. अदरवाइज तो रैंडम कंपैरिजन करोगे तो फिर काम नहीं चल पाएगा ना अच्छे से. ऑलराइट, सो ये पी पाई डी पाई बॉन्ड्स के बारे में था. ठीक है, अब बैक बॉन्डिंग तो खैर ठीक है, थोड़ा बहुत आगे का. आई वाज होपिंग टू डू इट टुडे इटसेल्फ, बट आई थिंक मैं ज़्यादा ही एस्पिरेशनल हो गया था. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे. विल हैव 2 more miscellaneous attempts. पी पाई एंड नहीं सॉरी, बैक बॉन्डिंग का एंड बनाना बॉन्डिंग का. ठीक है, ये अगली क्लास में करता है. हाँ, क्या कह रहे तन्मय? जेई के 4 अटेम्प्ट सिर्फ 2021 के लिए हैं और 2022 के लिए. 2022 का कोई पता नहीं है तन्मय, अभी सिर्फ 2021 का ही नोटिस आया है. हाँ बोलो निशांत. बोलो अमन. हेलो सर. हाँ बोलो. सर एक्चुअली जब आप वंडरवर्ल्ड रेडिस पर आए तो सर मेरे यहाँ पे बहुत नेटवर्क इशू था, तो सर मैं 3-4 बार डिस्कनेक्ट हो गया था. तो सर आप आज ही रिकॉर्डिंग भेज सकते हो? भेज देता हूँ. हेलो. हाँ भेज देता हूँ, ठीक है.
ओके सर। चलो, ऑल राइट देन, गुड नाइट, टेक केयर।